हाय दोस्तों, SJS ऑक्सफोर्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज है 2 सितंबर 2020 दिन बुधवार। द हिंदू एडिटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल्स लेकर के आए हैं। देखो, ये पहला आर्टिकल्स है। ये सामान्य अध्ययन पेपर 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक से जुड़ेगा। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखो, सोमवार वाले दिन गवर्नमेंट ने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित किया था। उसमें बताया गया था कि पहले क्वार्टर्स में ही, चालू वित्त वर्ष के पहले क्वार्टर्स अप्रैल से जून के तिमाही में ही जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई थी। और इसका कारण बताया था कोविड-19 के कारण लॉकडाउन। देखो, लॉकडाउन होने के कारण सिचुएशन क्या थी? लॉकडाउन होने के कारण देश की सभी अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्रों की गतिविधियों को रोक दिया गया था। ऐसे समय में लोगों के पास पैसा तो था, कुछ लोगों के पास जॉब भी छिन गए थे तो पैसा भी नहीं था। जिन लोगों के पास पैसा था, बाज़ारों को भी बंद करना पड़ा था। ये सिचुएशन थी। तो वस्तुओं यानी ज़रूरी वस्तुओं को तो ख़रीदा गया, लेकिन जो अन्य प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको नहीं ख़रीदा गया था। अब जब उनको, यानी जो बाज़ार मांग है इससे कम हो गई, उनको नहीं ख़रीदा गया तो बाज़ार मांग कम हो गई। इससे कंपनियों ने क्या किया? वस्तुओं को बनाने में रोक लगा दी। और जो वर्कर्स थे, उन वर्कर्सों को क्या किया? उन वर्कर्सों को सबको घर भेज दिया, क्योंकि लॉकडाउन था। ठीक है। अब जब बात ये मांग ही नहीं है तो वो बनाए किसके लिए? दूसरी ओर अब हम बताएंगे कि जो मांग बाज़ार पर किन किन क्षेत्रों में, यानी जो किन किन जीडीपी को बढ़ाने में जो मांग बढ़ती है उसमें किस क्षेत्र का कितना रोल है। देखो, निजी उपभोग की बात करते हैं। निजी उपभोग खर्च जीडीपी का 60% है। ठीक है, यानी जीडीपी का 60% जो खर्चा है वो जीडीपी में रोल करता है निजी उपभोग का। लेकिन अब देखा जाए तो वो केवल 26.7% ही रह गया। अब काफ़ी घट गया ये सिचुएशन। दूसरी ओर ये डाटा बताता है, देखो, कुछ ग्लोबल डिमांड के कारण, अब देखो ऐसा तो है नहीं, हुआ क्या, यानी सभी भारत में ही नहीं, कोविड-19 का जो दौर है ये तो अन्य देशों में भी चला। तो इस वजह से वहाँ पे, यानी वैश्विक मांग थी उसमें भी कमी आई, जिससे निर्यात में भी 20% की कमी हो गई। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, जो निवेश क्रियाएं, यानी 47% कम किया गया, यानी निवेश भी नहीं हो पाया। देखो, अगर पिछली साल की बात करें तो जीडीपी में निवेश का योगदान 32% था, जो घट करके चालू वित्त वर्ष में 42% रह गया। ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में जो निवेश में भी कमी की गई है, वैश्विक डिमांड भी कम हुई है, ऊपर से निजी उपभोग भी कम हुआ है। तो इस सिचुएशन में जीडीपी हमारी काफ़ी नीचे चली गई। और ये केवल यही नहीं कि अन्य देशों के मुकाबले भी जो जानी चाहिए, जो अनुमान था उससे भी ज़्यादा नीचे चली गई। अब देखो, लेकिन अब अर्थव्यवस्था का एक कृषि क्षेत्र फिर भी इस दौर में ऐसा रहा है कि उसमें गिरावट देखने को नहीं मिली है। इसमें पिछले साल इस समान अवधि की बात करें तो 3.0% की वृद्धि दर्ज की गई थी, लेकिन अब कोविड-19 के दौर में भी 3.4% की वृद्धि देखने को मिली है। तो कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ज़्यादा वृद्धि दर नहीं गिरी है। जबकि खनन और उत्खनन की जब हम बात करेंगे तो 23.3% गिरावट आई है इसमें। देखो, विनिर्माण क्षेत्र की बात करेंगे तो 39.3% गिरावट आई है। विद्युत, जलापूर्ति और गैस, इन तीनों सेक्टरों की बात करेंगे तो ये -7.0% गिरावट आई है। और निर्माण क्षेत्र की बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो 50.3% गिरावट आई है। ठीक है ना। तो इस तरीके से, और देखो, ट्रेड, होटल और अन्य सर्विसेज हैं उनमें 47% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो कुल मिला के ये है कि देखो, अर्थव्यवस्था का केवल एक कृषि क्षेत्र ही एक ऐसा है जिसने बेहतर परफॉर्मेंस दी है, और बाकी के क्षेत्रों में देखने की गिरावट
पाई गई, जिसके कारण हमारे देश की जीडीपी मतलब जो है डाउन हो गई। लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में अब सामान्य क्या, अब सरकार का कहना है कि भाई देखो विनिर्माण क्षेत्र में अब जो है आर्थिक गतिविधियां, ये थोड़ा गलत लग गया, आर्थिक गतिविधियां हैं अब सामान्य हो रही हैं। अब वर्करों को की आवाजाही की जा रही है और जो है वर्करों को काम दिया जा रहा है। इससे अब हमारी इकोनॉमी में थोड़ा सुधार होगा। तो ये सरकार का एक दावा किया गया है। लेकिन देखो सबसे बड़ी बात ये है, अब हो जो न हो, सबसे बड़ी सिचुएशन कोविड-19 के दौर में थी। आखिरकार प्रश्न ये आता है कि सरकार ने कोविड-19 के दौर में सरकार ने कुछ उपाय किए हैं या नहीं किए हैं। तो देखो कोविड-19 के दौर में सरकार ने जो थोड़े बहुत उपाय किए हैं वो देखो, सरकार ने अपना खर्चा बढ़ाया। सरकार ने अपना जो एक्सपेंडिचर है, बताया जाता है कि सरकार ने पहली तिमाही में ही लगभग 4 महीनों में ही सरकार ने सबसे ज़्यादा खर्चा किया है। अब सरकार के पास अगली तिमाही में, अगली जो अभी जो 8 महीने बाकी हैं सरकार के पास, तो अब उनके लिए खर्चा इतना सरकार के पास नहीं है। अब सरकार इतना खर्चा नहीं कर पाएगी। तो यानी सरकार ने अपना काफ़ी खर्चा यहाँ पे कर दिया है। दूसरी ओर ये जो खर्चा किया है, अगर सरकार आगे खर्चा करेगी तो राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य रखा गया था बजट में, तो उसमें राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो राजकोषीय जो घाटा है वो बढ़ जाएगा, सरकार के लिए जो एक नई टेंशन बन जाएगी। अच्छा, शेष वर्ष के लिए अगर गवर्नमेंट खर्चे में कमी करे, नहीं कर सकती, यानी करना तो पड़ेगा। दूसरी तरफ ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए देखो दूसरी बात ये भी है कि राजस्व की कमाने की उम्मीद, यानी कि अब देखो सरकार पे एक तो खर्चा कम था, दूसरा खर्चा ज़्यादा था, खर्चा ज़्यादा करना पड़ा, राजस्व कम आया, उसके पास टैक्स रेवेन्यू जो है बहुत कम आया था। दूसरी बात ये है कि आगे भी सरकार के पास राजस्व कम आने की उम्मीद है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा तरीके से जो सरकार ने खर्चा किया है, यानी डेली वेज की वस्तुओं पे खर्चा किया है, जैसे कि भोजन पे, ठीक है ना, यातायात पे कि लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँच, इन चीज़ों पे खर्चा किया है। कोई भाई ठीक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में तो लगाया नहीं है जिससे बेहतर निवेश हो। तो ये सिचुएशन है। अब सरकार को मतलब कहाँ से इन्वेस्ट ठीक नहीं हुआ है, तो अब सरकार कहाँ से मतलब जो राजस्व कमाएगी, तो ये भी प्रॉब्लम बन जाएगी। लेकिन इस दौर में बताया जाता है कि देखो एक परचेजिंग मैनेजिंग इंडेक्स आया है PMI, इसमें बताया गया है कि इस अगस्त माह में इसमें वृद्धि देखने को मिली है। ये इंडेक्स अर्थव्यवस्था में सेल की स्थिति को बताता है कि वस्तुओं की जो सेल ठीक तरीके से की जा रही है, ठीक है ना। तो अब 5 महीने में तो ये इंडेक्स काफ़ी नीचे जा रहा था 5 महीने पहले। अब अगस्त माह में ये इस इंडेक्स में उछाल आया है, जिससे सरकार को अब एक मौका है कि ये कहना चाहती है, कहने का संकेत मिल रहा है कि हाँ अब थोड़ा बहुत जो है सुधार हो रहा है हमारी इकोनॉमी में। तो अब देखो आगे क्या होता है। अब देखो लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था चौपट हुई। अर्थव्यवस्था चौपट होने के मैंने कई डाटा दिए हैं, कई कारण भी बताए थे, सरकार ने प्रयास भी किए हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो केवल औपचारिक या अनौपचारिक क्षेत्र के लिए किए हैं, ये कहना एक स्वाभाविक है। देखो सरकार को ऐसा मालूम है कि देखो जो औपचारिक क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी कुछ की तो जॉब्स छूट गई, मान लीजिए कुछ को इनकम कम मिली, तो दिक्कतें आई, उन्होंने यानी कि वस्तुओं को नहीं खरीदा, वस्तुओं को यानी डिमांड बाज़ार में इस वजह से नहीं आई, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सरकार को औपचारिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि अनौपचारिक क्षेत्र को भी देखना होगा। इससे यह स्पष्ट है कि लॉकडाउन से अनौपचारिक क्षेत्र भी काफ़ी प्रभावित हुआ है और सरकार को अनौपचारिक क्षेत्र को बाहर निकालने के लिए अब काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ कृषि को देखें, कृषि को अगर देखें तो वही अभी मैंने बताया था 3.0% की वृद्धि दर थी, लेकिन अब जो ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है कोविड-19 के बाद में भी 3.4% देखने को मिल रही है। तो अब देखो कृषि की बात करें तो कृषि के लिए देखो इस साल अब अगली यानी जो दूसरी तिमाही है उसमें भी कृषि अच्छा रोल निभा सकती है, क्योंकि उसमें देखो रेनफॉल जो है वर्षा है वो अच्छी हुई है, तो इससे भी कृषि की जो अच्छी ग्रोथ रेट आएगी।
दूसरी ओर सरकार ने काफ़ी प्रयास भी किए हैं। सरकार ने देखो कुछ ऑर्डिनेंस भी जारी किए हैं जो कृषि के कई क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। तो इस तरीके से कृषि की जो परफॉर्मेंस है ये आगे भी अच्छी रहेगी और इस समय भी अच्छी है। अच्छा, सरकार को आगे भी थोड़ा अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए ध्यान रखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। देखो, इस आर्टिकल को सामान्य अध्ययन पेपर 3 से जोड़ सकते हैं। ये आर्टिकल है सुरक्षा चुनौती और उनका प्रबंधन से जुड़ेगा। इस आर्टिकल में देखो शांति के बारे में बात की जाएगी। देखो, सरकार ने पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर से धारा 370 को रिमूव किया था, हटाया था, और सरकार ने धारा 370 को के पक्ष में जो एडवांटेज बताए थे लोगों को वो इस प्रकार हैं। सरकार ने एडवांटेज बताए थे कि जम्मू कश्मीर की जो आर्थिक स्थिति है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें उसका विस्तार होगा और उसमें काफ़ी सुधार होगा। दूसरा बताया था जब अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा तो रोज़गार, वहाँ पे रोज़गार के अवसर अधिक होंगे। तीसरा बताया था आतंकवाद स्तर में कमी आएगी। जिन लोगों को रोज़गार मिल रहा है वो लोग अब आतंकवाद की विचारधारा से हटेंगे, अब वो आतंकवाद की विचारधारा में नहीं जाएंगे। उसके बाद एकीकरण की भावना संपूर्ण देश में होंगी और एकीकरण के अंतर्गत जो लोग आतंकवाद की जो रुख करते थे वो एकीकरण की भावना से हो सकता है कि वो भारत सरकार की पहलों के माध्यम से डेवलपमेंट की धारा से जुड़ सकें। तो ये 4 एडवांटेज सरकार ने दिए थे। अब बात ये है कि 1 वर्ष बीत गए, 1 वर्ष बीतने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा जो सुझाए गए लाभ थे, क्या वो सही साबित हुए? प्रश्न ये आता है कि जो केंद्र सरकार धारा 370 को हटाने के संबंध में जो लाभ गिना रही थी, क्या वो सही साबित हुए? अब देखो, उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं। अब सरकार ने एक एग्जाम्पल दिया था कि वहाँ पे जो है आतंकवाद के स्तर में कमी आएगी। तो क्या आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है? हाँ, आतंकवाद की घटनाओं की अगर हम देखते हैं तो देखो, टॉप आतंकवादियों को इंडिया के जो सैनिक समूह हैं उन्होंने मार गिराया है, ये बात मानने की है। लेकिन सरकार को आतंकवाद की विचारधारा खत्म करने का अभी प्रयास जो बाकी है वो नहीं हो रहा है। और जब तक सरकार आतंकवाद की विचारधारा को ख़त्म नहीं करेगी, डेवलपमेंट के माध्यम से मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों को सुदृढ़ नहीं करेगी, तब तक वहाँ पर आतंकवाद या सरकार के द्वारा जो की गई आतंकवाद के प्रति जो पहले हैं उनको सही ठहराया नहीं जा सकता है। मान लेते हैं कि टॉप मोस्ट आतंकवादियों को तुम मार देते हैं, लेकिन क्या उन युवाओं को आप रोक पाएंगे जो इनके मरने के बाद आतंकवाद की विचारधारा से प्रभावित होकर के वो फिर बंदूक उठा लेंगे? तो सरकार को, सिंपल सी बात है, सरकार को आतंकवाद की वहाँ पे विचारधारा है उसको समाप्त करने का प्रयास करना होगा। इसके लिए सरकार को अपने कार्यों में कार्य तलाशने होंगे। सरकार को ये देखना होगा कि वहाँ पे हम किस नीति से काम करें जिससे कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, लोगों को रोज़गार मिले, जिससे आतंकवाद कम हो। दूसरी ओर देखो, उस दरमियान में कई राजनीतिक, महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को आज भी नज़रबंद करके रखा है। फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला जैसे लोग जो छोड़ दिए गए हैं। यानी इन राजनेताओं को जब 370 धारा हटाई थी तो नज़रबंद कर दिया गया था, जिसमें महबूबा मुफ्ती तो आज भी नज़रबंदी है। तो सिंपल सी बात है, क्या वहाँ आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या वहाँ पे इन लाभों को गिनाया जा सकता है? दूसरी बात यह है कि वहाँ पे देखो इंटरनेट कनेक्शन काट दिया जाता है। अब चलो काट दिया, 1 साल हो गई और इंटरनेट की जो स्पीड है स्लो चल रही है। सबसे बड़ी बात ये है, स्लो चल रही है। तो देखो, वहाँ के जो युवाएँ हैं, जो इंटरनेट से जो गतिविधियाँ हैं वो प्रभावित हो रही हैं। और आज के समय में इंटरनेट सीधा सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर लगाती है। तो कुल मिलाकर के ये है कि वहाँ पे जो
इंटरनेट है, क्या आप वहाँ पे जो ये जो लाभों के रूप में गिनाना चाहते हो, ये सही है? नहीं। देखो, इंटरनेट के मामले में न्यायपालिका को ठीक तरीके से निर्णय लेना चाहिए था, परंतु न्यायपालिका ने इसके बारे में ऐसा कोई खास निर्णय नहीं लिया है कि वहाँ पे इंटरनेट क्यों स्लो कर दी गई है। हाँ, सरकार ये कहती है कि जम्मू कश्मीर के 2 ज़िलों में हम इंटरनेट फिर से बहाल कर रहे हैं, हाई स्पीड दे रहे हैं, तो अभी इसको मेंटेन होने में पूरे श्रीनगर के अंदर तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस तरीके से दूसरी ओर देखो, जम्मू कश्मीर कुछ अपने विचार भी रखना चाहती है और प्रत्येक राज्य के कुछ अपने विचार भी होते हैं जो देने चाहिए। देखो, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि बाहरी लोगों को हमारे क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आने दिया जाए, जिससे कि हमारा जो डेमोग्राफ है वो चेंज हो जाए। लेकिन वहाँ के अब जो मौजूदा कानून है, पहले ऐसी सिचुएशन थी कानूनों में, लेकिन अब जो 370 के हटाने के बाद जो मौजूदा कानून है, वहाँ के कई लोगों को बाहर स्टेट के जो लोग हैं उनको डेमोग्राफी चेंज करने के लिए डोमिसाइल्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, आखिरकार राज्य भी इसका विरोध करता है। दूसरी ओर वर्तमान सरकार ये कहती है 370 हटाने पर कि जो पूर्व की सरकारें हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कोई पहल नहीं की, जम्मू कश्मीर को जोड़ने के लिए कोई पहल नहीं की और 370 को नहीं हटाया या कोई वैसी पहल नहीं की। हाँ, ये ज़रूर है, देखो, सरकार ने पहल की हो या न की हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी सरकारें हैं उन्होंने पहल की हैं, लेकिन कुछ सरकारें वो लॉन्ग टर्म एडवांटेज चाहती हैं, कुछ सरकार ऐसी हैं इमीडिएटली एडवांटेज चाहती हैं। तो कुल मिलाकर के ये सरकार ने पहल तो की हैं, लेकिन तुमने जो 370 हटा करके जो है जो हाल फिलहाल का जो लाभ प्राप्त करने की कोशिश की है, इससे कश्मीर की समस्या का हल नहीं हो जाता। कश्मीर की समस्या का एक व्यापक हल है। इस समस्या को हल करने के लिए आपको काफ़ी आगे आना पड़ेगा। देखो, कुछ लोग हैं कश्मीर के इशू को लेकर के आयरलैंड और नीदर आयरलैंड की घटना से भी जोड़ते हैं, जबकि आयरलैंड और नीदर आयरलैंड की घटना से जम्मू कश्मीर को इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि जम्मू कश्मीर के दो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जबकि नॉर्दर्न नीदरलैंड का केवल एक ही नीदरलैंड ही पड़ोसी राज्य था। तो कुल मिलाकर के इसको हम नहीं जोड़ सकते आयरलैंड और नीदरलैंड की घटना से। दूसरी ओर कश्मीर की स्थिति आयरलैंड जैसी तो नहीं हो सकती। दूसरी ओर देखो, पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है, किसमें? कश्मीर में। दूसरी ओर देखो, अफगानिस्तान से बहुत पहले आतंकवादी कश्मीर में लाए गए थे, ठीक है, जिन्होंने रेडिकल इस्लामी आइडियाज़ को प्रमोट किया था यहाँ पे आकर के, यानी आतंकवादी विचारधारा को प्रमोट किया था। उस रेडिकल इस्लामी आइडियाज़ यानी जो कट्टरपंथी इस्लामवाद है, उसने युवाओं को बंदूक उठाने के लिए उस समय भी प्रभावित किया था और आज भी प्रभावित किया है। आपको इस रेडिकल इस्लामी आइडियाज़ को हटाना होगा और उन लोगों के युवाओं से इस कट्टरपंथी इस्लामवादी विचारधारा को हटाना होगा। दूसरी बात करें हम, देखो, सरकार को सिंपल सी बात है कि ये आतंकवादी विचारधारा को हटाना होगा। आतंकवादी को मार करके इस पॉइंट से नहीं हटाया जा सकता। अब सरकार को सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखना होगा, अगर कश्मीर की समस्या का हल चाहती है, कि 1 वर्ष के पश्चात सरकार ऑब्जेक्टिव क्या मिले, यानी सरकार को जो मिलने चाहिए क्या मिला, उसका ठीक तरीके से गवर्नमेंट मूल्यांकन करे और कश्मीर की भविष्य की स्थिति को देखते हुए अपनी पॉलिसियों को बनाना चाहिए। सरकार को अपनी ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए जो लोक लुभावनवाद पर आधारित पॉलिसी हो, जिससे तो कश्मीर की जो स्थिति है और ज़्यादा बिगड़ेगी। तो कश्मीर की जो समस्या केवल 370 हटाना ही नहीं है, कश्मीर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार को पॉलिसियाँ बनानी चाहिए। ये था कश्मीर से संबंधित आर्टिकल। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल्स डिस्कशन करेंगे जो है लोकतंत्र से संबंधित है और इसे हम
निबंध से जोड़ेंगे। निबंध से जोड़ेंगे। देखिए लोकतंत्र, देखो लोकतंत्र जो हमारी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा है वह स्वतंत्र है। देखो लोकतंत्र सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, हमारी दुनिया का एक हमारा जो भारत देश है वो एक बड़ा लोकतंत्र के दायरे में आता है। देखो लोकतंत्र की परिभाषा की बात करें तो वह स्वतंत्र है, निष्पक्ष, मल्टी पार्टीज, फिक्स टर्म्स इलेक्शन, यानी एक फिक्स समय पर सभी पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं और सभी स्वतंत्र हैं। और जो वयस्क एडल्ट फ्रेंच यानी यूनिवर्सल जो वयस्क उम्मीदवार हैं वो वोट डाल सकते हैं और वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो ये लोकतंत्र की मामूली सी एक डेफिनेशन है। अब देखो ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की संरचना काफ़ी टूट चुकी है, इसमें काफ़ी कमियां सामने आई हैं। ऐसा देखो क्यों हुआ है? देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ वोट्स की जगह मेजॉरिटी ऑफ सीट्स ने स्थान ले लिया है, यानी मेजॉरिटी ऑफ वोट है मेजॉरिटी ऑफ सीट में बदल चुकी है। देखो 2014 में बीजेपी को केवल 31% वोट मिला था, फिर भी बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई थी। 1984 की बात करें उसकी तो कांग्रेस ने केवल 48% ही वोट मिला था, लेकिन फिर भी राजीव गांधी जो है प्रधानमंत्री बने थे। डोनाल्ड ट्रंप जो है केवल 2.5 मिलियन पॉपुलर फिर भी राष्ट्रपति बने हैं। तो इस तरीके से सभी देशों में और देखा जाए तो सभी देशों में लोकतंत्र नहीं है। जैसे यूएई और सऊदी अरब, कुछ देशों में लोकतंत्र है, कुछ देशों में लोकतंत्र नहीं है, कुछ देशों में नाम मात्र का भी लोकतंत्र है। तो देखो सिंपल सी बात है, देखो ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है इसको 100 वर्ष पूर्व लागू किया गया था, यानी यूनिवर्सल एडल्ट जो फ्रेंचाइज जो रूल्स है इसको 100 वर्ष पूर्व लागू किया गया था। लेकिन यूएसए में जो वाइट वुमेन है 100 वर्ष पहले ही इनको वोट डालने का अधिकार मिल गया था, लेकिन जो ब्लैक सिस्टर्स हैं उनको वोट डालने का अधिकार काफ़ी बाद में मिला है। तो इस तरीके से तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो रूल्स है इसका उल्लंघन हुआ, नहीं है समझ में। अब देखो स्विट्जरलैंड की स्थिति देखते हैं। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार केवल 50 वर्ष पहले ही मिला है। तो ये लोकतंत्र कहाँ है? ये तो लोकतंत्र अभी तो हुआ है। तो अच्छा दूसरी तरफ भारत को भी देखते हैं। भारत को लोकतंत्र यानी 75 वर्ष पहले ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार था। तो भारत में जो है लोकतंत्र मजबूत लोकतंत्र है। अब देखो किसी भी देश में तो लोकतंत्र होता है, लेकिन किसी देश में नाम मात्र का लोकतंत्र भी होता है। कुछ देश ऐसे हैं जैसे रूस में पुतिन पूरी शक्ति को हथिया लेते हैं और डेमोक्रेसी वहाँ पे केवल नाम मात्र की हो जाती है, ठीक है ना, लेकिन डेमोक्रेसी केवल वहाँ नाम मात्र की हो जाती है। तो इस सिचुएशन में लोकतंत्र थोड़ी कहा जा सकता है। देखो वो ये क्या करते हैं, कुछ जिन देशों में लोकतंत्र नाम मात्र का है तो वो जो पहला संविधान है उसी संविधान को लागू करके रखते हैं, उसी का वो मिसयूज करते हैं, पूरी शक्ति को अपने हाथ में ले लेते हैं। इससे तो डेमोक्रेसी का जो नेचर है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे नेता मतलब जो है ये क्या करते हैं ज़्यादा तरीके से, ये सिंपल सी बात है, ये सबसे पहले जो मीडिया है उसमें अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे जिससे कि कोई इशू उनके खिलाफ उछले नहीं। और जो भी विपक्षी पार्टी का नेता आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उसे जेल में बंद कर देते हैं और फिर न्यायपालिका निर्णय देती है और इस व्यक्ति को ठीक बता देती है। तो जब तक तो सिंपल सी बात है ना, जनता में ये मैसेज चला ही जाएगा कि अगर राष्ट्रपति या किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति किसी ने सामान्य आदमी ने कोई आवाज़ उठाई तो उसको जेल में बंद करना पड़ेगा और न्यायपालिका का डिसीजन 20 वर्ष बाद आएगा। तो इससे तो यही है ना भाई, तो जो लोगों में गलत SMS तो चला ही जाएगा ना। तो इस तरीके से कुछ देशों में केवल नाम मात्र का ही लोकतंत्र होता है। देखो जब हम किसी देश में लोकतंत्र की बात करते हैं तो देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यानी लोकतंत्र कभी भी उस देश में अकेला नहीं आता है। लोकतंत्र के साथ कुछ अधिकार आते हैं
स्वतंत्रता भी आती है, मुक्त व्यापार, आर्थिक अर्थव्यवस्था यानी मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था, नागरिक समानता जीवन जीने की स्वतंत्रता, अवसर की समता, ये सभी अधिकार भी आते हैं। लोकतंत्र तभी मायने में आएगा जब इन अधिकारों की रक्षा की जाए। तो अब देखो, कुछ देश हैं जो केवल नाम मात्र का लोकतंत्र रखते हैं। तो अब ये देखो, जैसे बहुत से ऐसे पुतिन हैं जो ज़्यादा तरीके से रखते हैं, कब्जा करके रखते हैं, अपनी शक्ति को मतलब ज़्यादा उछाल के रखते हैं और लोगों की शक्ति को दबाते थे। तो ऐसे देशों में नाम मात्र का लोकतंत्र होता है। उन देशों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अगर प्रभावी लोकतंत्र करना है तो उन्हें इस तरीके के जो मुक्त व्यापार है, जीवन के जीने के अधिकार है, नागरिक समानता है, अवसर की समानता है, ये अधिकार भी लोकतंत्र के साथ आएंगे और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। अब देखो, हमें अपने देश के लिहाज से देखना चाहिए कि क्या ऐसे देश नाम मात्र का लोकतंत्र होता है जिनमें, क्या हमारे देश में भी ऐसा है? तो इस तरीके से हमें अपने देश का भी एक मूल्यांकन व्यू बनाना चाहिए। अगर इस तरीके का हमारे देश में सिकुड़ा हुआ लोकतंत्र है तो हमें उस लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमें उसको ब्रॉड करना होगा और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाना होगा। तो आज की डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने अभी तक केवल 3 आर्टिकल्स को डिस्कशन किया था। पहला आर्टिकल्स था यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित ग्रोथ रेट के संबंध में। दूसरा जो आर्टिकल है सुरक्षा, चुनौती और उनका प्रबंधन। और तीसरा जो आर्टिकल है जो हमने अभी डिस्कशन किया वो निबंध से संबंधित था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।